हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु रंजन। टुडे आई केम अप विथ वन मोर एमसीक्यू सीरीज फॉर ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है, इन एलियर वीडियोस में मैंने 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं फॉर सीए या सीए में जो भी क्वालिफाई हो गए, पीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अकाउंटेंट पोस्ट या जूनियर अकाउंटेंट पोस्ट या फिर अकाउंट्स ऑफिसर का पोस्ट के लिए। तो फिर आपका सिलेबस में इनकम टैक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि क्वेश्चन इससे आता ही आता है। ठीक है, तो मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। 3 वीडियोस, उसमें मैंने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक डिस्कस किया था क्वेश्चन, और जो पार्ट 2 था और उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 40 तक डिस्कस किया था। और जो मेरा पार्ट 3 वीडियोस था इनकम टैक्स का, उसमें मैंने 40 से 60 तक अपलोड किया था, मतलब डिस्कस करके अपलोड कर चुका हूँ। और आज हम पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग आज 61 से लेकर के 80 तक डिस्कस करने वाले हैं। तो एक रिमाइंडर और है आप लोगों के लिए, लॉ का वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, एमसीक्यू सीरीज फॉर ऑल ऑफ यू फॉर पीओसी प्रिपरेशन, या फिर आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं जिसमें अकाउंट्स सिलेबस में है, या फिर अकाउंट्स मतलब डेट मीन्स लॉ, इनकम टैक्स, जीएसटी अगर सिलेबस में है तो फिर मेरे चैनल पे बने रहिए, सभी डिस्कस होता है इस चैनल पे। ठीक है, तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 80 तक हम लोग आज डिस्कस करने वाले इनकम टैक्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 तक हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जितना तक होता है आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद भी जो बचेगा हम लोग कल करेंगे। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पढ़िए क्या बोलता है। लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव हाउ ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू। लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपका लॉस हो गया। ठीक है, लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव हाउ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू। तो अगर डेरिवेटिव में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर आपका लॉस हो गया तो फिर उसको आप कितने सालों के लिए आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो फिर उसको आप 8 ईयर्स तक उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होता है लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज मैं बता दूं, जो भी स्पेकुलेशन का जो भी बिजनेस होता है, स्पेकुलेटिव बिजनेस होता है ना, तो अगर आप स्पेकुलेटिव बिजनेस करते हैं और स्पेकुलेटिव बिजनेस में अगर आपका लॉस हो जाता है तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस। बट ये जो ट्रेडिंग होता है ना डेरिवेटिव का, वो डेरिवेटिव का जो ट्रेडिंग है वो स्पेकुलेटिव बिजनेस के अंदर नहीं आता है। मतलब ये एक्सेप्शनल केसेस है, ये एक्सेप्शनल केसेस है। ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव एक तरह का हेजिंग होता है ना, हेजिंग की तरह इसका माना जाता है, तो इसको एक्सेप्शनल केस रखा गया है, स्पेकुलेटिव से एक्सेप्शन किया गया है इसको। ठीक है, तो अगर ये एक्सेप्शन केस है, एक्सेप्शनल केसेस इसको रखा गया है, तो फिर इसको आप नॉर्मल बिजनेस की तरह इसको आप ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर अगर आप इसको नॉर्मल बिजनेस की तरह अगर ट्रीट कर रहे हैं तो फिर जैसे जो नॉर्मल बिजनेस का जो भी बिजनेस लॉस होता है उसको आप 8 सालों तक उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो फिर इसीलिए इसको भी 8 सालों तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 61 था, लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन हो गया 8 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 बोलता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन इज अलाउड फॉर। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E बोल रहा है कितना मिलेगा, कितना सालों तक मिलेगा। ठीक है, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, तो 80 तो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लीजिए इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन होता है। एमसीक्यू ये भी आ सकता है कि 80E जो डिडक्शन है वो किसके लिए है, तो इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन का है। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है यहाँ पे तो ऐसा क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन ये भी बन सकता है जो मैं बताया अभी। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, तो मैं बता दूं अगर जो नॉर्मल बच्चा होता है वो क्या होता है, 80 बोल दिया, एजुकेशन इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन याद कर लिया, फिर 8 साल करके याद कर लिया, 8 ईयर याद कर लिया। बट कंसेप्ट पे आइए, 8 ईयर तक आपको, ठीक है, आपको डिडक्शन मिलेगा 8 ईयर तक। बट अगर आप अपना लोन 8 ईयर के पहले ही चुका देते हैं तो फिर आपको डिडक्शन क्यों मिलेगा। हाँ, यह चीज आप सुन रहे हैं ना, अगर आप पहले ही लोन चुका दिए तो फिर आपको 8 साल तक क्यों गवर्नमेंट आपको डिडक्शन देगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे 8 ईयर नहीं होगा, आप यहाँ पे ऑप्शन पढ़िए, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है, 8 ईयर और टिल द इंटरेस्ट इज पेड व्हिच इज अर्लियर। ठीक है, सपोज दैट आप अपना जो भी लोन लिए थे उसको आप 5 साल में ही पे करती हैं, तो फिर अगर आप 5 साल में ही पे करती है तो फिर आपको 8 साल तक
डिडक्शन क्यों देगा गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन बेस्ट है इसका, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका यही है, 8 ईयर और टिल द इंटरेस्ट इज पेड विच एवर इज ईयरलियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 बोलता है डिविडेंड रिसीव्ड बाय ए शेयर होल्डर ऑफ एन इंडियन कंपनी इंगेज्ड इन ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी शैल बी ट्रीटेड एज। डिविडेंड रिसीव कर रहा है कोई शेयर होल्डर, कोई एक इंडियन कंपनी से, बट जो इंडियन कंपनी है वो ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग करता है टी में, ठीक है। तो जनरली आप जानते ही हैं कि जो भी कंपनी अगर टी में ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसका 60% एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है और 40% बिजनेस इनकम माना जाता है, उस कंपनी का माना जाता है, ठीक है। इंडियन कंपनी है तो ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ मैं बताता हूँ। सपोज डेट यहाँ पे यहाँ पे तो इंडियन कंपनी है, ठीक है। तो इंडियन कंपनी अगर ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी में अगर कर रहा है तो 60% उसका जो इनकम होगा वो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आएगा और 40% बिजनेस इनकम के अंदर आएगा, ठीक है। 60% एग्रीकल्चर इनकम का आता है और 40% बिजनेस इनकम के अंदर आता है, ठीक है। तो इससे शेयर होल्डर के ऊपर घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा यूज नहीं करना चाहिए, मतलब कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो नॉर्मल शेयर होल्डर है उसके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो कंपनी ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी का कर रहा है, चाहे रबर का कर रहा है, चाहे नॉर्मल बिजनेस कर रहा है, चाहे वो स्टील बेच रहा है, चाहे कुछ कर रहा है, उस पर फर्क नहीं पड़ता है। नॉर्मल शेयर होल्डर के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो डिविडेंड रिसीव कर रहा है ना, तो फिर वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आएगा, ठीक है। वो कुछ भी करे डजंट मैटर, ठीक है। तो डिविडेंड रिसीव्ड बाय ए शेयर होल्डर ऑफ एन इंडियन कंपनी एंगेज्ड इन ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग, तो वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आएगा, ठीक है। नॉन एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आएगा। क्वेश्चन नंबर 63 का डी हो जाएगा। देखिए डिविडेंड तो डिविडेंड होता है ना, उससे इंडियन जो भी शेयर होल्डर होते हैं उनको क्या फर्क पड़ता है कंपनी क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उनको तो डिविडेंड से मतलब होता है और शेयर से मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 64 में आइए। क्वेश्चन नंबर 64 बोलता है इनकम ऑफ REIT। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिए। इनकम ऑफ REIT होगा, ठीक है फ्रेंड्स। वैसे भी ये इंटरमीडिएट का सिलेबस में नहीं है, REIT ऐसा बिजनेस ट्रस्ट, ये है फाइनल का सिलेबस में REIT। यहाँ पे REIF नहीं होगा, यहाँ पे REIT होगा, ठीक है। REIT होगा, ठीक है। इनकम ऑफ REIT मतलब रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है। बीइंग ए बिजनेस ट्रस्ट बाय वे ऑफ रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एन एसेट इज एग्जेम्प्टेड इफ। कब एग्जेम्प्ट होता है? जो भी रेंटल इनकम होता है ना, इसका बिजनेस ट्रस्ट का कोई भी रेंटल इनकम होता है, चाहे इंटरेस्ट का इनकम होता है, तो वो एग्जेम्प्टेड होता है, ठीक है। ये फाइनल का सिलेबस में है, आप लोगों का सिलेबस में नहीं है इंटरमीडिएट का। तो सच एसेट इज एनी रियल इस्टेट एसेट ओन्ड बाय इट, ठीक है। इनकम ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट बाय वे ऑफ रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एन एसेट इज एग्जेम्प्टेड इफ सच एसेट इज एनी रियल एस्टेट ओन्ड बाय इट, ठीक है। बट जो भी लोग PSU का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए तो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 64 हो गया, 64 का भी हो गया। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 कैश गिफ्ट रिसीव्ड बाय HUF, ठीक है। कैश गिफ्ट रिसीव्ड बाय HUF from his member to the extent of 75,000 will be treated as income of। कोई भी HUF है जो कैश गिफ्ट रिसीव करता है फ्रॉम हिज मेंबर से कैश गिफ्ट रिसीव कर रहा है 75,000 रुपया, तो ट्रीटेड एज इनकम ऑफ, तो किसका इनकम ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का नन होगा, मतलब नन इट इज एग्जेम्प्ट। दैट मीन्स कैश गिफ्ट अगर HUF रिसीव कर रहा है तो वो एग्जेम्प्टेड के अंदर आएगा। मतलब कि HUF अगर अपने मेंबर से रिसीव कर रहा है ना, तो मतलब कि अपने रिलेटिव से रिसीव कर रहा है। तो आप जानते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में क्या है प्रोविजन, कि कोई भी
इंडिविजुअल अपना अगर रिलेटिव से कुछ भी अगर गिफ्ट रिसीव करता है तो फिर वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, तो कैश गिफ्ट रिसीव्ड बाई HUF फ्रॉम हिज मेंबर टू द एक्सटेंट ऑफ 25,000 इज ट्रीटेड एज इनकम ऑफ, तो वो इनकम नहीं ट्रीट किया जाएगा, उसको एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। तो इसको आप एग्जेम्प्ट कैटेगरी का रखा जाता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, या नन एज इट इज एग्जेम्प्ट, नन लिखा है कि ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, इसको एग्जेम्पशन कैटेगरी में, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 हो गया। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 बोलता है द फॉलोइंग इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, इसमें से कौन है जो टैक्सेबल अंडर सैलरी के अंदर आता है। ठीक है, सैलरी के अंदर कौन टैक्सेबल होगा। तो गिफ्ट रिसीव्ड बाई एम्प्लॉय, गिफ्ट रिसीव बाई एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय है अपने एम्प्लॉयर से गिफ्ट रिसीव कर रहा है, वो सैलरी के अंदर आता है। ठीक है, गिफ्ट रिसीव बाई एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि ये जो नीचे दिया वो किसके अंदर आएगा। सैलरी रिसीव्ड बाई पार्टनर फ्रॉम ए फॉर्म, अगर पार्टनर फॉर्म से अगर सैलरी रिसीव कर रहा है तो वो PSBP मतलब कि बिजनेस प्रोफेशन के अंदर आता है। ठीक है, और ये जो फीस रिसीव्ड बाई डायरेक्टर फ्रॉम ए कंपनी, अगर डायरेक्टर फी रिसीव कर रहा है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर आता है। ठीक है, और जो कमीशन रिसीव करता है एजेंट फ्रॉम प्रिंसिपल, वो PSBP के अंदर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन ए हो जाएगा, गिफ्ट रिसीव बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 में आइए। 67 बोलता है मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट वेरी सीनियर सिटीजन। अरे यार, जब भी क्वेश्चन में नॉन रेसिडेंट अगर मेंशन कर दिया, नॉन रेसिडेंट अगर मेंशन है तो चाहे वो सीनियर सिटीजन हो चाहे वेरी सीनियर सिटीजन हो, इट डजेंट मैटर, दैट मीन्स कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, दैट मीन्स इसको 2.5 लाख से टैक्स देना पड़ेगा। मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, मतलब कि कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, मतलब कि 2.5 लाख रुपया से उसको टैक्स लगने लगेगा। ठीक है, जैसे देखिए नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल इंडिविजुअल जो भी इंडियंस है, मतलब जो भी इंडियन रेसिडेंट है, तो उनको क्या होता है ना कि उनका 2.5 लाख रुपये तक एग्जेम्पशन है, जो कि 60 साल से कम का है। ठीक है, और जो लोग 60 साल से ऊपर का है, 60 से 80 के नीचे वाले, तो उन लोगों को 3 लाख का एग्जेम्पशन दिया गया। ठीक है, और जो लोग वेरी सीनियर सिटीजन हैं, जो भी इंडियन रेसिडेंट है, तो वो अगर 80 से ज़्यादा का है तो उनको 5 लाख का एग्जेम्पशन दिया जाता है। बट यही अगर नॉन रेसिडेंट का केस आता है तो सबको 2.5 लाख तक तो छूट है, 2.5 लाख तक छूट है सबके लिए, बट 2.5 लाख से ज़्यादा हो जाता है जिस समय से, तो वो टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन केस ऑफ, मैक्सिमम 2.5 लाख, हाँ 2.5 लाख तक छूट दिया जाता है, सबको 2.5 लाख तक छूट है, उससे ज़्यादा हो जाता है तो टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूवी टू क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है ए पार्टनरशिप फर्म will become resident in India if a partnership firm will become resident in India if a partnership firm will become resident in India if its control and management is totally or partly in India। कोई भी पार्टनरशिप फर्म का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट टोटली और पार्टली इन इंडिया होगा तो फिर उसको आप इंडियन रेसिडेंट मान सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट हो गया था। इट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज टोटली और पार्टली इन इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इन केस ऑफ ए डिसेबल्ड एम्प्लॉय इज एग्जेम्प्टेड अप टू। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है इन केस ऑफ डिसेबल्ड एम्प्लॉय, एग्जेम्प्ट किया जाता है अप टू 3200 रुपया पर महीना, 3200 रुपया पर महीना। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इन केस ऑफ ए डिसेबल्ड एम्प्लॉय एग्जेम्प्टेड अप टू 3200 रुपया पर महीना। ठीक है, नेक्स्ट मूवी टू क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है ए रिलीजियस ट्रस्ट। ठीक है, ए रिलीजियस ट्रस्ट रिसीव कर रहा है
रजिस्टर रिसीव कर रहा है एनोनिमस डोनेशन, एनोनिमस डोनेशन दैट मीन्स गुप्त दान, ठीक है, रिसीव कर रहा है एनोनिमस डोनेशन 10 लाख रुपया का, द सेड सम इज, तो बताइए कि वो सेड सम क्या होगा, वो टैक्सेबल होगा, एग्जेम्प्ट होगा या क्या होगा, ठीक है। तो ए रिलीजियस ट्रस्ट रिसीव कर रहा है एनोनिमस डोनेशन 10 लाख, द सेड सम इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड, ठीक है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड, इसको फुल्ली एग्जेम्पशन के कैटेगरी में इसको रखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 बोलता है इनकम फ्रॉम फार्म हाउस आउटसाइड इंडिया, अगर इनकम हो रहा है आपका फार्म हाउस से बट वो फार्म हाउस इंडिया का बाहर है, तो बताइए कि वो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आएगा कि किसके अंदर आएगा। इनकम फ्रॉम फार्म हाउस आउटसाइड इंडिया इज एग्रीकल्चर इनकम या एग्रीकल्चर इनकम इफ सर्टेन कंडीशन आर सेटिस्फाइड, या नॉन एग्रीकल्चर इनकम या पार्टली एग्रीकल्चर, ठीक है, तो वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आएगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम फार्म हाउस अगर इंडिया में रहता तो इंडिया में ही होता तो सिर्फ वो एग्रीकल्चर इनकम होगा, बट इंडिया का बाहर है तो वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आएगा, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। तो 71 का सी हो गया। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 बोलता है व्हाइल कैलकुलेटिंग टीडीएस, टीडीएस कैलकुलेट करते हैं, व्हाइल कैलकुलेटिंग टीडीएस सरचार्ज इज आल्सो कंसिडर्ड इफ द पे इज, जब आप टीडीएस कैलकुलेट करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग टीडीएस सरचार्ज इज आल्सो कंसिडर्ड, सरचार्ज मतलब उसमें जोड़ा जाएगा, सरचार्ज आल्सो कंसिडर्ड इफ द पे इज, सरचार्ज कब कब कैलकुलेट किया जाता है, सरचार्ज कब कब लगता है जब आप टीडीएस काटते हैं। तो मैं बता दूं इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिया है यहाँ पे दो ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, क्योंकि सरचार्ज आप जब आप पे नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करते हैं तो उसमें जब टीडीएस काटते हैं तो उस पर भी सरचार्ज लगता है और फॉरेन कंपनी पे भी लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए भी हो जाएगा और ऑप्शन बी भी हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है ऑप्शन में, बट क्या करिएगा, थोड़ा सा मैं बोल चुका हूँ ना ऑलरेडी कि इंसान है, गलती होता है, ठीक है। जो भी लोग बनाए हैं क्वेश्चन को, क्योंकि मैं बीट क्वेश्चन जो सीएमए इंस्टीट्यूट रिलीज के उन्हीं को यूज कर रहा हूँ, तो होता है कहीं कहीं मिस्टेक हो गया है। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो नॉन लिखा है उसको काट दीजिएगा तो सिर्फ रेसिडेंट बचेगा, तो फिर सिर्फ फॉरेन कंपनी इसका आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर नॉन रेसिडेंट भी ऑप्शन में है और फॉरेन कंपनी भी है तो दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। इधर है कहीं 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 क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो फिर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि टैपिंग थोड़ा हो गया एक्स्ट्रा, नॉन टैप हो गया होगा गलती से, ठीक है। सब कोई बात नहीं है, आप याद रखिए। चलिए आपके लिए तो और भी अच्छा है ना, आपके लिए दो चीज़ याद भी हो गया कि आप नॉन रेसिडेंट भी हो गया याद, फॉरेन कंपनी भी याद हो गया, ठीक है। तो व्हाइल कैलकुलेटिंग टीडीएस सरचार्ज इज आल्सो कंसीडर्ड इफ द पे इज, नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 73, 73 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 73 बोलता है व्हेन द शेयर आर हेल्ड इन अनलिस्टेड कंपनी, व्हेन द शेयर आर हेल्ड इन अनलिस्टेड कंपनी इट इज ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट व्हेन द होल्डिंग पीरियड एक्सीड्स, अगर अनलिस्टेड कंपनी का शेयर है तो बताइए कि कितना दिन में वो लॉन्ग टर्म कहलाएगा। इसका आंसर होगा 24 महीना, 24 महीना अगर आप उसको होल्ड करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कहलाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ठीक है। 74 देखिए, 74 है क्वेश्चन नंबर कि पर्सनल इफेक्ट डू नॉट कवर द फॉलोइंग, पर्सनल इफेक्ट डू नॉट कवर द फॉलोइंग, ये जो पर्सनल इफेक्ट होता है वो उसके अंदर ज्वेलरी, इमेज प्रॉपर्टी और ड्राइंग ये सब नहीं आता है, ये सब एक्सेप्शनल केसेस में होता है। तो 74 का ऑप्शन डी हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 74 का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 75 में आइए, क्वेश्चन नंबर 75 बोलता है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इज कवर्ड अंडर सेक्शन, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कवर होता है सेक्शन 193 में, ठीक है। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इज कवर्ड अंडर सेक्शन 193,
क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, रेट ऑफ टीडीएस ऑन डिविडेंड अंडर सेक्शन 194। 194 में जो टीडीएस का जो रेट है वो कितना है, तो वो है 10%। ठीक है, 76 का क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो भी यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे जो भी टाइपिंग है वो क्या है ना कि बहुत सारे ईयर्स में जो प्रीवियस अटेम्प्ट जितना भी हुए थे तो वहाँ से क्वेश्चन को यहाँ पे डाले हैं। तो कुछ कुछ ऐसा होता है कि बाय मिस्टेक कॉपी करने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, इसलिए तो कहीं कहीं एरर है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको लिए तो रेक्टिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 76 हम लोग देख चुके हैं, रेट ऑफ टीडीएस ऑन डिविडेंड अंडर सेक्शन 194, तो 10% हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, क्वेश्चन नंबर 77, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज एग्जेम्प्टेड अप टू, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज एग्जेम्प्टेड अप टू 1500। ठीक है, 78 देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 है, द अकाउंट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी शैल बी ऑडिटेड बाय, दो अकाउंट्स है पॉलिटिकल पार्टी का, वो कौन ऑडिट करेगा, तो वो ऑडिट करेगा चार्टेड अकाउंटेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, अकाउंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जो ऑडिट करता है वो करता है चार्टेड अकाउंटेंट। ठीक है, 79 देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 बोलता है, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड अंडर सेक्शन 3580 कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द इनकम ऑफ, जो लॉस है ना 3580 का वो किसके साथ सेट ऑफ होगा, तो इनकम फ्रॉम जो लॉस होता है 3580 के अंदर वो उसका सेट ऑफ सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के साथ ही होगा, इनकम फ्रॉम अदर स्पेसिफाइड बिजनेस, सॉरी जो भी लॉस होता है स्पेसिफाइड बिजनेस जो 3580 के अंदर आते हैं, तो लॉस फ्रॉम 3580, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड अंडर 3580 वो सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ बोलिए चाहे फिर उसको एडजस्ट बोलिए, सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर स्पेसिफाइड सोर्सेस के साथ ही वो एडजस्ट होता है, मतलब सेट ऑफ होता है, मतलब खुद का लॉस खुद के साथ वो सेट ऑफ होता है, इसके अंदर बहुत सारे एक्टिविटी दिया हुआ है उसी के साथ होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 80 में आइए, क्वेश्चन नंबर 80 बोलता है ICDS 2 स्टैंड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, ICDS 2 स्टैंड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 तक रखते हैं, ICDS 2 हो जाता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ICDS का नाम याद रखिएगा, इतना ही इनफ है। ठीक है, तो हम लोग 80 तक ही रखते हैं, और भी जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है मैं आप लोग के लिए डेली तो रिकॉर्ड कर करके आप लोग के लिए प्रोवाइड करता रहूँगा। तो अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी रिमेनिंग है, अभी भी मुझे लग रहा है कि 4-5 वीडियो मेरे को और बनाना पड़ेगा आप लोग के लिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और क्योंकि बहुत सारा मेहनत लगता है आप लोग के लिए, रिकॉर्ड करना होता है, क्योंकि फ़ैन ऑफ करके रिकॉर्ड करना होता है, क्योंकि अगर हम फ़ैन ऑन करके अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो बहुत सारा साउंड इसमें हो जाता है, तो इसलिए फ़ैन ऑफ करके रिकॉर्ड करना होता है, गर्मी लगता है, फिर भी मैं अपने लिए रिकॉर्ड करता हूँ। तो बस मैं आपसे सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि वीडियो पे इतना प्यार बनाइए, मतलब सेंस ये है कि आप वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, तो जिससे कि अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग अच्छा लग रहा है, और थोड़ा सा अच्छा कमेंट कर दीजिएगा नीचे, अगर अच्छा लगा होगा तभी कमेंट करिएगा, ज़बरदस्ती नहीं है कुछ किसी चीज़ के लिए। और इस चैनल से अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल सिर्फ आपका एजुकेशन ही नहीं, CMA इंटरमीडिएट का नहीं, मैं आप लोगों का CMA इंटरमीडिएट, CMA फाइनल, हर एक पेपर को मैं पढ़ाता हूँ। आप मेरा प्लेलिस्ट देखिए ना, मैं फाइनल का ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारा, मैं तो स्टार्ट ही किया था फाइनल से यूट्यूब चैनल, अब मैं इंटरमीडिएट में आया हूँ, क्योंकि फाइनल का मैं बहुत सारा यूट्यूब मोर देन 200 वीडियोस मैं अपलोड किया हूँ फाइनल के लिए, आप सोच सकते हैं मोर देन 200 वीडियोस फॉर फाइनल। अब मैं इंटरमीडिएट में आया कि चलिए इंटरमीडिएट वाले को क्यों छोड़े, इंटरमीडिएट वाले को भी, इंटरमीडिएट वाले के लिए भी रिकॉर्ड करते हैं वीडियो। ठीक है, तो आप लोग भी प्यार बनाइए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इंटरमीडिएट वाले लोग मेरे चैनल पे बहुत कम है, क्योंकि इंटरमीडिएट का वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तो व्यूज़ बहुत ही कम मिलता है इंटरमीडिएट का, वही अगर मैं फाइनल का रिकॉर्ड करता हूँ तो फाइनल में अच्छा खासा व्यूज़ मिलता है, अगर मैं फाइनल का वीडियो से रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ तो मैं बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी प्यार बनाइए, क्योंकि जितना आप लोग शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ उतना ही ज़्यादा मेरे को व्यूज़ आएगा, और जितना ज़्यादा व्यूज़ आता है उतना ही ज़्यादा मन करता है कि और भी आप लोग के लिए हेल्प करूँ। ठीक है, तो जितना ज़्यादा व्यूज मिलता कोई भी इंसान उतना ही ज़्यादा आप लोग के लिए मेहनत करेगा, ये नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्त लोग के साथ। ठीक है, और अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है,
चलिए आज वीडियो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।